इस केस के हवाले से जो साबिक मुशीर एहतसाब थे शहजाद अकबर कहते थे ओपन एंड शट केस है। डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बहुत मवाद, बहुत एविडेंस मौजूद है, 4300 पेज का चालान है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग केस है। आप बताइएगा, आपकी नजर में केस मजबूत था और जो इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसिक्यूशन थी, क्या इतना रेलेवेंट एविडेंस था कि उसको साबित किया जा सकता था उस एविडेंस के जरिए कि इन बेनामी अकाउंट्स का ताल्लुक और उसमें जो रकम है उसका ताल्लुक हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ से बनता है? एक्चुअली सूरत हाल जो अदालत में जब केस आर्ग्यू हो रहा था तो जो वकील सफाई थे उनका एम्फोसिस इसी बात पे था कि जो दो मुल्जमान जिनकी तरफ से 265K की एप्लीकेशन बरियत के लिए फाइल की गई है उनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो मेरा मौकफ शुरू से अदालत में यही रहा था कि ये वाइट कॉलर क्राइम है और वाइट कॉलर क्राइम में जो एविडेंस कलेक्ट की जाती है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की तरफ से वो इसी टाइप की एविडेंस होती है कि हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होता है कि कौन बंदा अकाउंट ऑपरेट कर रहा है और कौन उसका बेनिफिट ले रहा है। तो मियां शहबाज शरीफ साहब की हद तक, क्योंकि वो रमजान शुगर मिल के ना उसको वो डायरेक्टर थे और ना उसको वो ओन कर रहे थे, उनके दो बेटे कर रहे थे, मियां हमजा शहबाज और सलमान शहबाज। तो मैंने अदालत को अपने दलाइल देते हुए ये भी अदालत को जो है वो गुजारिश की थी अदालत के सामने कि जो मुलाजमीन हैं वो उस मिल के मुलाजमीन हैं जिसको मियां सलमान शहबाज साहब जो हैं वो ओन करते हैं। तो इसलिए जो अकाउंट्स यूज़ हो रहे हैं मुलाजमीन के अपने स्टेटमेंट के मुताबिक, वो उनको नहीं पता कि हमारे अकाउंट से ये ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो हु विल बी द बेनिफिशरी ऑफ दोज ट्रांजेक्शंस। जो उस ज़माने में ट्रांजैक्शंस हुई 2008 से लेकर 2010 के दरमियान, और उन ट्रांजैक्शन से अगर वो मुलाजमीन वो अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं जो शुगर मिल के मुलाजम हैं जिनका एक प्रिंसिपल एक्यूज जो है वो मुलजम है, यानी जो बेनिफिशरी है सलमान शहबाज। तो जो वकील सफाई थे उनका बार बार एक ही बात पे इसरार था पूरी बहस के दौरान कि हमें सिर्फ डायरेक्ट एविडेंस दिखा दें। तो कोई ऐसा एविडेंस था जो आपके ख्याल में काफी था जज को कन्विंस करने के लिए कि ये केस जो है मैंने जज साहब को भी यही गुजारिश की थी कि जनाब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस होते हैं या जो वाइट कॉलर क्राइम जिसको हम कहते हैं, इसमें लेयरिंग होती है कि हमने ना एक एविडेंस के बाद दूसरी के बाद तीसरी को देखना होता है कि वो कहाँ जाके किसको कनेक्ट कर रही है। तो मैंने आपके सामने जो गुजारिशात की हैं, मैंने साबित ये करने की कोशिश की है कि ये जो प्रिंसिपल अक्यूज पर्सन हैं, तीनों बाप बेटा, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके दो साहबजादे, ये इसके बेनिफिशरी हैं और ये उस मिल को ओन करते हैं जिस मिल के मुलाजमीन के अकाउंट से ये ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो जज साहब का भी बार बार इसी बात पे इस्तफसार था कि आप मुझे कोई डायरेक्ट एविडेंस बताएं। तो मैंने जज साहब से कहा था कि डायरेक्ट एविडेंस जो व्हाइट कलर क्राइम है उसमें डायरेक्ट एविडेंस नहीं होती, इसीलिए इसको व्हाइट कलर क्राइम कहते हैं। और ये वही केस है जी, और ये वही केस है। आप मेरा ये बात जरा गौर से सुन लीजिएगा कि ये वही केस है जिसको इसी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने 4 दिन स्क्रूटनी करने के बाद काबिल समाअत समझते हुए अपनी अदालत में रखा। तो इसमें सारा बोझ FIA पे शिफ्ट करना कि FIA ने इन्वेस्टिगेशन अच्छी नहीं की, FIA ने ये नहीं किया, FIA ने तो जो अवेलेबल रिकॉर्ड था वो कलेक्ट करना था और कलेक्ट करके अदालत के सामने पेश करना था और अदालत ने देखना था कि काबिल पजीराई है या नहीं है वो। मुझे फिर ये बताइएगा फारूक साहब कि ये ऐसा क्या हुआ, क्योंकि फरवरी में शहबाज शरीफ पर और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख दी गई थी फिर वो तारीख मुसलसल जो है उसमें मौखर होती रही और तकरीबन 8 से 9 मरतबा तारीख दी गई कि फर्द जुर्म अगली तारीख पर लगेगी। तो इससे तो ये लग रहा था कि जज साहब कन्विंस्ड है कि FIA ने इतना एविडेंस कलेक्ट कर लिया है, चालान इतना स्ट्रॉन्ग है कि एटलीस्ट फर्द जुर्म आयद हो सकती है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जब वो अपनी पिटिशन लेकर आते हैं बरियत की तो फर्द जुर्म साइड में रह जाती है और इनको इस केस में बरी कर दिया जाता है? ऐसा है कि जो भी मुल्ज़म अदालत के सामने किसी भी स्टेज पे अपना कोई भी राइट जो है वो उसको सेल कर सकता है। इस केस में जो मुल्ज़मान थे उन्होंने ये बेहतर समझा होगा अपनी दानिश में कि वो बरियत की दरख्वास्त को जो है पहले परसू करें। उस पर कानूनी कदगन कोई नहीं है कि किसी भी स्टेज के ऊपर जो है वो अगर ग्राउंडलेस चार्ज समझता है मुल्ज़िम कि ये चार्ज ग्राउंडलेस है और ये इसमें एविडेंस ऐसी एविडेंस मौजूद नहीं है कि जिस एविडेंस की पूरी एक्सरसाइज करने के बाद उस एविडेंस के ऊपर ट्रायल चलाने के बाद भी इसकी फेट ये निकले कि मैं डायरेक्टली कनेक्ट ना हूँ और मैंने अल्टीमेटली इसमें से बरी होना है, तो मैं स्टार्ट में ही एप्लीकेशन। क्या आप कन्विंस थे एक मौके पे कि फर्द जुर्म इसमें आयद हो जाएगी? क्योंकि अब जो ऑर्डर आया उसमें तो ये लिखा हुआ है कि स्टैंड ही नहीं कर सकता कि इसको फर्द जुर्म तक भी इस पे लगाई जाए क्योंकि कन्विक्शन के तो कोई चांस ही नहीं है। मैंने अदालत से एक गुजारिश की थी अदालत से, मैंने कहा था जी अदालत मेरे लिए, बल्कि मेरी अदालत में थोड़ी सी इस बात में यानी ऐसा हुआ था कि जज साहब और मेरे दरमियान को थोड़ा सा
अल्फाज का तबादला हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा था कि आपके अकाउंट में कभी किसी ने बगैर तस्दीक के कोई पैसा जमा करवाया है, या मेरे अकाउंट में कभी किसी ने जमा करवाया है। तो ये जो वाइट कलर क्राइम, हम इसी को इसलिए कहते हैं कि ये इसमें एविडेंस डायरेक्ट कभी भी नहीं होती। आप अगर इस बात पे इस्तफसार करते हैं या वकील सफाई ये बार बार ये बात करते हैं कि जनाब हमें डायरेक्ट एविडेंस दिखा दें, तो अगर आप ट्रायल को आगे चलने देंगे, फर्द जुर्म लगाएंगे, तो चीज़ें मजीद खुल के सामने आएंगी। जो हमने गवाहान FIA ने रिकॉर्ड करके भेजे हैं, वहाँ पे 64 PWs हैं जिनके अकाउंटों से वो होती रही हैं, ट्रांजैक्शंस होती रही हैं। 7000 से ज़्यादा वो ट्रांजैक्शंस थी। ऐसी सूरत हाल में अदालत का भी कुछ रोल है। अगर फर्ज कर लेते हैं कि जो वकील सफाई हैं उनके दलाइल भी ठीक नहीं हैं, और जो प्रोसिक्यूशन साइड से वकील खड़ा है उसके दलाइल भी जो है वो काबिले तशफ़ी नहीं है, या उन पे जो है ना वो रिलाई नहीं कर सकती अदालत। तो रिकॉर्ड तो पड़ा हुआ है ना अदालत के सामने। सही, मुझे फर्क से भी बताइएगा क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में ये कहा है कि आप लोग लिंक स्टैब्लिश नहीं कर सके बेनामी अकाउंट्स का, और उसमें जो रकम थी उसका हमजा शहबाज से या शहबाज शरीफ से। अब कल हमारे प्रोग्राम में वजीर दाखिला, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, कल हमारे प्रोग्राम में वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने मिसाल दी कि बहुत सारे कारोबारी शख्सियात ये करते हैं, इस केस में भी पैसा अगर उन्होंने किसी और के अकाउंट में रखवाया है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होती, हाँ वो टैक्स इवेजन हो सकती है, और टैक्स इवेजन का केस उन पर बन सकता है। यानी कि वो खुद तस्लीम कर रहे थे कि पैसा उन्होंने खुद मुलाजमीन के अकाउंट में रखाया है टैक्स बचाने के लिए। और इससे पहले हमजा शहबाज हमारे प्रोग्राम में ये कह चुके हैं कि जो बेनामी अकाउंट्स थे ये प्योर कारोबारी ट्रांजैक्शंस थी। तो मैंने उनसे पूछा क्या ये बेनामी अकाउंट हुए फिर, तो उन्होंने कहा फिर इस पे हम बाद में बात करेंगे। तो ये खुद एतराफ कर रहे हैं कि पैसा हमारा था, कारोबारी ट्रांजैक्शंस थी। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने ये बात की है तो उनका एक अपना मौक़िफ़ है। मैं उन्हीं के ही जो ज़ेरे असर एक अदारा है, मैं उसका एक जिम्मेदार प्रोसिक्यूटर हूँ, और मैंने अपने अदारे को बतौर वकील वहाँ पे प्रोटेक्ट किया है। और जो अवेलेबल रिकॉर्ड था, जो हमारे पास एविडेंस थी, मैंने कोर्ट को इस बात पे कन्विंस करने की अज़हद कोशिश की है कि जनाब यही एविडेंस होती है। जब पुलिस वाले कलेक्ट करते हैं, कोई एजेंसीज एविडेंस कलेक्ट करती हैं, तो यही एविडेंस है जिसपे हम चलाते हैं ट्रायल को आगे। और जब ट्रायल चलता है तो चीजें मजीद निखर के सामने आती हैं, खुल के सामने आती हैं। अगर ये मुल्जमान जो हैं इनके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं भी होगी तो थारो प्रोब होगा मुकदमा अदालत के अंदर, उसके बाद जो है वो इनको एक्विटल मिल जाएगी। अगर ये गुनाहगार होगी तो जरा मेरी तसल्ली से बात सुनिएगा, क्योंकि मैं 2-3 चीज में आपके सामने रखना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग केस एविडेंस भी था, इन्वेस्टिगेशन भी हुई, हमने प्रोसिक्यूशन ने बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन इस ऑर्डर में जगह जगह ये लिखा हुआ है कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा फ्रैंकली कंसीडर्ड, फ्रैंकली एक्सेप्टेड। जगह जगह ये लिखा हुआ है कि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या 161 के अलावा जो 66 प्रोसिक्यूटर विटनेस थे या जो को अक्यूज थे जिनके ऊपर कहा जा रहा है कि वो बेनामी अकाउंट होल्डर थे, क्या उनसे 164 का बयान लिया? आपने कंसीड कर दिया नहीं, बिल्कुल उनका बयान नहीं लिया गया। जब आपने ये पूछा आपसे ये पूछा गया कोई डायरेक्ट एविडेंस है, आपने फ्रैंकली कंसीड कर लिया नहीं, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो कि इसको लिंक करता है हमजा शहबाज से या शहबाज शरीफ से। आपने ये भी वहां पे तस्लीम कर लिया कि ना शहबाज शरीफ ने कभी हमजा ने इस अकाउंट से पैसे विड्रॉ नहीं किए। तो फिर आप ये क्यों तमाम चीजें कंसीड करते आए? क्योंकि जगह जगह ये लिखा है फैसले में कि आपने कंसीड किया इन तमाम चीजों को। तो ये सवाल जो है ना इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं चाहता था कि ये सवाल जो है ना आए और मैं इसका जवाब दूं, क्योंकि यही बात जो है वो तमाम टीवी चैनल्स पे और तमाम जगह पे हो रही है कि प्रोसिक्यूटर जो है उसने इनको फेवर दे दिया और कंसीडिंग स्टेटमेंट दे दिया। ये कंसीडिंग स्टेटमेंट जो है वो मेरा जाती नहीं है, आप समझ रहे हैं। ये कंसीडिंग स्टेटमेंट नहीं होता, इसमें उन्होंने रिकॉर्ड से कंसल्ट किया और फिर उन्होंने फ्रैंकली मुझसे कंसीड करवाया कि ये जो है रिकॉर्ड पे एज इट इज है जैसे मैं कह रहा हूँ। जज साहब ने कहा, जज साहब अगर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि पेज नंबर 7 के ऊपर टोटल 10 लाइनें हैं, आप बताएं प्रोसिक्यूटर साहब कि ये 10 लाइनें हैं या 11 हैं, तो मैं ऑब्वियसली ये कहूँगा कि ये 10 लाइनें ही हैं, ठीक है। और 11 इसलिए नहीं कहूँगा कि वो कन्फ्रंट हो जाएगा। मैंने जज साहब से कहा कि ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि डायरेक्ट किसी गवाह ने इनका नाम नहीं लिया। वो जो 64 जो विटनेसेस थे FIA के जिनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन होती रही है, वो अकाउंट उनकी ट्रांजैक्शन जो नाम नहीं, लेकिन सबका सिर्फ 161 का बयान हुआ, 164 का किसी का बयान ही नहीं हुआ मजिस्ट्रेट के सामने। नहीं 164 का बयान नहीं होना था, 161 का बयान होना था। उसके ऊपर हमने रिलायंस किया हुआ था, उनको हमने कोर्ट में पेश करना था। जज साहब का इस्तफसार इस बात पे था कि ये 64 जो PWs हैं आपके और 26 जो सरकारी गवाहान और रिकॉर्ड से रिलेटेड जो PWs हैं, ये कोई भी इनमें से ऐसा कोई एक गवाह है जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब या दूसरे जो कोई मुल्ज़म है उनको डायरेक्टली इम्प्लीकेट करता है।
तो ऑब्वियसली हमने चलान के अंदर ऑलरेडी ये बात मेंशन की हुई थी और लिखा हुआ था कि चलान के अंदर ये पहले से लिखी हुई बात है। आप जो बात बता रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं 164 का बयान नहीं लिया गया था, लेकिन आप चाहते थे कि जब ट्रायल शुरू हो तो आप इनको अदालत में पेश करते बतौर विटनेस। तो अदालत में ऑब्वियसली जो प्रोसीजर है वो यही है कि जो पीडब्ल्यू जिनके ऊपर हमारा रिलायंस होता है, जो हमने प्रोसिक्यूशन ने विटनेसेस पेश करने होते हैं, अदालत उनको बतौर पीडब्ल्यू तलब करती है। मुल्जमान के ऊपर फर्द जुर्म आया होता है, फिर उनको तलब किया जाता है, फिर उनको एग्जामिन किया जाता है कोर्ट में। अब सूरत हाल जो मैं बता रहा हूँ ना, वो 64 जब जज साहब ने इस बात पे इस्तफसार किया कि आप बताएं कि डायरेक्टली इन्होंने नॉमिनेट किया इनको, इनका नाम लिया, इनको इम्प्लीकेट किया, तो मैंने उसके ऑब्वियसली फ्रैंकली कंसीड ही करना था कि ये 64 जो पीडब्ल्यूज हैं इनमें से किसी एक गवाह ने भी मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये उनके साथ लिंक्ड ही नहीं थे। ये इनके मुलाजमीन के साथ लिंक थे। ये इनके मुलाजमीन जो हैं वो उनके अकाउंट्स में तनहाई जाती रही हैं, और ये बात जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा है कि ये जो मुलाजमीन है ये रमजान शुक्र मिल के मुलाजमीन। अच्छा, इसमें से रमजान शुक्र साहब ये भी खबरें आती रही, साहब का हुकूमत के कुछ लोग ये कहते रहे कि इस केस में बड़ा कुछ इवेंट्स भी हुए। एक तो रिजवान साहब जो कि तहकीकात कर रहे थे, उन्होंने कुछ प्राइवेट चैट आई थी कि दबाव था, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कुछ को एक्यूज की क्या ये बात दुरुस्त है कि डेथ भी हुई है ड्यूरिंग दिस ट्रायल? बताता हूं जी, 2000 जो मकसूद चपरासी का जिक्र करते हैं वो सन 2018 से वो दुबई है। उस वक्त इस मुकदमे का चलान भी अदालत में नहीं आया था। ठीक है, जो दूसरे मुल्ज़िम हैं सलमान शहबाज, वो भी गायब थे। ठीक है, वो भी इस मुकदमे के चलान से पहले से गायब हैं। और जो गुलजार अहमद इसमें मुल्ज़िम जिसकी डेथ हुई है, जिसको कहते हैं कि जिसके अकाउंट में डायरेक्ट 2 चेक्स जो आए हैं, जो मियां साहब के ऊपर जिनका इल्ज़ाम था, वो बंदा भी 2018 में बहुत पहले फौत हो गया हुआ है। तो ये महज इत्तफाक है। और जब ये सारी डॉक्टर रिजवान साहब जो है वो कैंसर सर्वाइवर थे, जो डायरेक्टर FIA लाहौर थे। नहीं, पर जैसे सिकंदर जुल्करनैन जो पहले प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने तो खुद ये कहा एक इंटरव्यू में कि दबाव था और मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने कहा कि अब आप नहीं करेंगे प्रोसिक्यूट इस केस में। देखिए, सिकंदर जुल्करनैन साहब हमारे बड़े भाई हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको हल्फन ये बात बता सकता हूँ कि जिस दिन से मैं प्रोसिक्यूटर इस केस में बना हूँ, मुझे आज तक किसी बंदे ने टच नहीं किया। कोई बंदा ये साबित नहीं, मुझे इवन यहाँ तक कि सही। तो अब मुझे ये बताइएगा कि जैसे मिसाल के तौर पे कुछ गलतियां जो इसमें है, ये जज साहब ने खुद लिखा है कि यहाँ तो जो बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट है 2017, वो ऑफेंस तो इसमें शामिल ही नहीं किया गया। अब तो ये क्लियर है, जो मैंने आपको बताया, खुद कह रहे हैं कि हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती रही है। तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो रही थी, क्राइम प्रोसीड साबित नहीं हो रहे थे, बेनामी ट्रांजैक्शन का जो एक्ट है उसको तो कम से कम ऑफेंस में शामिल करते हैं। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ, ये मैं प्रोसिक्यूटर इसमें अपॉइंट हुआ हूँ अप्रैल के महीने में। ठीक है, और इस मुकदमे का चलान जो उससे पिछले साल दिसंबर के करीब जो है ना वो दाखिला अदालत किया गया था। जब ये उधर से चलान ट्रांसफर होकर सेंट्रल कोर्ट में आया और उसके बाद मैं बतौर प्रोसिक्यूटर इसमें पेश हुआ, तो उस एक भी नुक्ता जो चलान की फाइल है उसमें मौजूदा प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसने नहीं लगाया। जो रिकॉर्ड कलेक्ट किया वो प्रीवियस रजीम के दौर में, इदारा तो FIA का ही है ना, इन्वेस्टिगेशन तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने बेनामी अकाउंट, बेनामी प्रोहिबिशन एक्ट नहीं लगाया इसमें। शहजाद, मेरी गुजारिश मेरी सुनिए। आप जो इस वक्त मेरे से बात कर रहे हैं ना, ये वही FIA है जिसने ये प्रीवियस गवर्नमेंट के दौर में जो ये चलान मुरतब किया, तो इसकी बड़ी वावेला था कि बड़ा आला चलान आ गया है। अब वही डॉक्टर रिजवान ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस पे। जी ठीक है, अब वो चलान जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है फारूक साहब, मुझे ब्रेक लेने दें, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या FIA इस केस में अपील में जा रही है या नहीं। एक ब्रेक के बाद आपके सामने वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फारूक बाजवा इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट केस में। फारूक साहब, अब क्या FIA अपील में जा रहा है इस केस में अपने वजीर आज़म के खिलाफ? इस पे जो मीटिंग होगी और मीटिंग में हम डिसाइड करेंगे कि हमने आगे अपील में जाना है या नहीं जाना, ये इस फैसले को चैलेंज। लेकिन आपकी जाती राय क्या? आपने तो पूरा केस देखा है, मेरिट बनती है अपील में जाने की? मेरी जाती राय ये है कि इस केस को हम अपील में लेके जाएं तो हमारे लिए बेहतर होगा। और दूसरी मेरा मौक़िफ़ इस पर यह है कि मोनसलाई साहब जो हैं उनका एक केस था, वो क्रैश हो गया है। वो इससे भी मजबूत केस था और वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसको क्विट किया है। आज तक मेरे पे सवाल उठाए जा रहे हैं और उस केस में पेश होने वाले किसी प्रोसिक्यूटर, क्योंकि वो प्रोसिक्यूटर मियां शहबाज शरीफ साहब के दौर में अपॉइंट नहीं हुए और वो इमरान खान साहब के दौर में अपॉइंट होने वाले लोग थे, और उन पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया क्योंकि वो जो है वो फेवरेट थे सबके। मैं सुन रहा हूँ पिछले 4-5 दिन से, जब से फैसला आया है 3-4 दिन से,
ये हर टीवी चैनल के ऊपर हाँ, क्योंकि वो मैं बता रहा हूँ ना आपको, वर्डिंग ऐसी है कि फ्रैंकली कंसीडेड, जगह जगह ये लिखा हुआ है, हर मौके पे ये लिखा हुआ है जज साहब ने कि फ्रैंकली कंसीडेड, फारूक बाजवा फ्रैंकली कंसीडेड दिस। शहजाद इकबाल, मैं टीवी के ऊपर आके बैठ के भी ये कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं अब दोबारा भी अगर कभी नौबत आएगी